In my physics paper, it was not really lengthy, but it was kind of lengthy. इसका क्वेश्चन देखते ही ऐसा हो जाता है कि डर होता है कि सही होगा या नहीं होगा। I face many problem like managing time, focus on studies. फिजिक्स में मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनको तो कर लेता हूँ, जहाँ वो मैथमेटिक्स आ जाती है, जहाँ उसमें मैथ की कैलकुलेशन आ जाती है थोड़ी, उसमें दिक्कत होती है वो। मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशन के टाइम में थोड़ा फंस जाता हूँ। पेपर अटेम्प्ट करने वाली थी कि आई वाज लाइक जोन आउट हो गया। टफ तो नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था कुछ। हमने बच्चों से भी बात करी क्योंकि प्रॉब्लम सेक्टर में उन्हीं की ही है। तो अगर हम सिर्फ फिजिक्स की बात करें, जी। फिजिक्स में बच्चे सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से डरते हैं? मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ क्योंकि जब मैं अपनी 11th-12th में फिजिक्स पढ़ती थी, इवन स्कूल बोर्ड्स के लिए भी जी। जो ये वेव ऑप्टिक्स आ जाता था, हाँ जी। देख के ही मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा। जी कि गति नहीं, अभ्यास प्रयास मायने रखता है, क्योंकि कहावत भी है, जिंदगी की एक असल कहानी है और सफलता मेहनत की दीवानी है। तो जो सफलता है वो मेहनत की ही दीवानी है, इसलिए इस मेहनत में, इस सफलता में गति मायने नहीं रखती है। ये बच्चों के अंदर जो फियर घुस रहा है ना मैम, ये फियर में 95% रोल टीचर का है। इसी तरीके से डरते रहेंगे। ये जो इंसल्टिंग कमेंट्स होते हैं टीचर्स के, ये बच्चों के माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं और वो उसी की वजह से डर में चले जाते हैं। जब फाइनल एग्जाम आता है उसमें बच्चों को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट पहले पिक करना चाहिए? ओके, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है क्योंकि बायोलॉजी वाई, मतलब क्यों बायोलॉजी पे पहले जाएंगे? तो ये कॉन्फिडेंस जो स्टार्टिंग के 1 घंटे का है वो उसको इतना बूस्टअप दे देगा कि उसकी केमिस्ट्री भी बेहतर जाएगी और केमिस्ट्री के साथ साथ फिर उसकी फिजिक्स भी बेहतर चली जाती है। तो बेस्ट टाइम कब होता है कि PYQs को सॉल्व किया जाए? वो ये जज कर लेता है कि ये कोचिंग मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। इशू हो रहा है जी। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाते हो? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है कि जो बच्चा टॉप करता है उसे इंजीनियरिंग में ही जाना है या डॉक्टर ही बनना है, टॉप किया है तो क्या वो डॉक्टर बनना चाहता भी है? फिजिक्स की जो बुक है, अगर हम JEE एडवांस के लिए बात करें तो NCERT का कितना रोल होता है उसमें? कि बच्चों को, चाहे वो JEE मेंस का स्टूडेंट है, चाहे एडवांस का, चाहे नीट का स्टूडेंट है, आप प्रॉपर वे से NCERT करिए, आपको लगभग 70-80% आपका काम हो जाएगा। कि एक बच्चा लाखों की फीस स्कूलों में दे रहा है और उसके बाद फिर वो कोचिंगों में लाखों रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बच्चों को मिनिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? तो ऐसे जब बच्चे आते हैं जो लास्ट में आते हैं कि हम क्रैश कोर्स करके कर लेंगे या फिर 6 मंथ के ड्यूरेशन में आते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स को करने का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? लेकिन स्ट्रॉन्ग फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर सबसे ऊपर तू ही दिखना चाहिए उस स्ट्रॉन्ग में। लेंदी क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स में? तो भाई तू उसे पढ़ के आगे करेगा क्या? क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस को करने के लिए उनको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? तो क्वेश्चन के बाद अब ओवरऑल पेपर में आते हैं सर, तो फिजिक्स का जो ओवरऑल जो पेपर होता है उसको बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए उसके लिए? कई बार सर सिचुएशंस ये भी होती हैं कि बायो भी लेंदी आ जाती है। इस केस में बच्चे फंस जाते हैं कि अब क्या करें? क्या उनको फ्रेश टॉपिक्स पिक करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने चाहिए, हॉट टॉपिक्स पिक करने चाहिए? अपने दिमाग की गति और दिल की गति को, दोनों को मिसमैच मत कीजिए, उसको मिला के रखिएगा। या मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा फिजिक्स फैकल्टी टीचर हूँ, मैं ज्ञान देने हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे बच्चे स्कूल बोर्ड्स, मतलब स्कूल्स को और कोचिंग को कैसे बैलेंस करें? और ये रेगुलर क्लास स्टूडेंट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम है।